हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि मैंने पहले लेसन नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र आपको करवा दिया है, लेकिन वो लेसन सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लेसन नंबर 1 इसी लेसन को मानेंगे और नोटबुक भी यहीं से बनाएंगे। यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र जो लेसन है वो नोटबुक में आपने नहीं लिखना है। अब हम लेसन पढ़ते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है?
हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगवो रेममिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगवो रेममिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं?
मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे। बच्चों, आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे और अब हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, तंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? उत्तर, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, चीन की संसद को क्वांगुओ रेममिन दाइबियाओ दाहुई नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, चीन की संसद के लिए चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को किससे अनुमति लेनी पड़ती है? उत्तर, चीन की संसद के लिए चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 4, चीन की संसद के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, चीन की संसद के सदस्यों की संख्या लगभग 3000 है। प्रश्न नंबर 5, मेक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होते हैं? उत्तर, मेक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए 6 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस देश में उस देश के मूल निवासियों के मुकाबले भारतीय मूल के लोगों के वोट का महत्व कम है? उत्तर, फिजी में उस देश के मूल निवासियों के मुकाबले भारतीय मूल के लोगों के वोट का महत्व कम है। प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से क्यों बेहतर है? उत्तर, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से इसलिए बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय कैसे लेती हैं? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकारें व्यापक चर्चा करने के उपरांत निर्णय लेती हैं। प्रश्न नंबर 9, लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेने वाले लोकतंत्र को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर, लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेने वाले लोकतंत्र को आदर्श लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, यह किसने कहा प्रजातंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है? उत्तर, यह अब्राहम लिंकन ने कहा कि प्रजातंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में आम चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? उत्तर, भारत में आम चुनाव 5 वर्ष के बाद होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? उत्तर, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार है? उत्तर, भारत में 18 वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार है।
प्रश्न नंबर 15 है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? उत्तर, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से 1980 में मुक्ति मिली। तो बच्चों, ये थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आज हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।